दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फाइनल जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में आज ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि ईरान की इस्लामिक फ़ौज ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी बेसिस पर भयानक बमबारी की है। इस्लामिक सेना का दावा है कि दोनों देशों में जो अमेरिकी एयर बेस हैं, जहां तमाम फाइटर जेट्स अमेरिका के खड़े हैं, पार्क थे, वो आग की लपटों से घिरे हुए हैं। आग की लपटों से घिरे हुए हैं। उधर कतर और बहरीन में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां पर भी ईरानी मिसाइलों से हमले हुए हैं। और खबरें आ रही हैं कि खासकर जो बहरीन में जो नेवी, यूएस नेवी की जो फ्लीट है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ईरान के इन हमलों से पहले अमेरिकी फ़ौज ने भी दोस्तों काफ़ी बमबारी की है। और ये जो बमबारी है, ये हॉर्मुज़ की खाड़ी से सटे हुए जो इलाके हैं, खासकर दक्षिण ईरान के जो इलाके हैं, जैसे केशम आइलैंड है, वहाँ पर हमले हुए हैं। बंदर अब्बास, सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ईरान का, वहाँ पर चुन चुन के हमले अमेरिका ने किए। और इन हमलों के बाद कुछ देर पहले मिस्टर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब वो फिर से ब्लॉकेड करने जा रहे हैं। और ये जो ब्लॉकेड होगा हॉर्मुज़ की खाड़ी में, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईरान को टारगेट किया जाएगा। यानी ईरान से कोई भी तेल दूसरे देशों को नहीं भेजा जाएगा। और जो दूसरे देश के वेसल्स, यानी जो जहाज़ ईरान से तेल लेने जा रहे हैं, उनको भी रोका जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो कहूँगा ब्लंडर आज उन्होंने कर दिया, जब उन्होंने ये कहा कि साहब, ईरान पर तो हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देश, जो कोई भी देश, वो हॉर्मुज़ की खाड़ी से तेल ले सकता है। यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी पार करके वो कुवैत जा सकता है, वो यूएई जा सकता है, वो कतर जा सकता है, वो वहाँ से तेल ले सकता है, लौट सकता है। यानी बाकी दुनिया जो तेल लेगी, उसको यूएस नेवी प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन ब्लंडर क्या है? मिस्टर ट्रंप ने कहा कि देशों को कुछ फीस देनी पड़ेगी। जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हम रिस्क ले रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं समंदर में आपके जहाज को सुरक्षित करने का, इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा, आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस कितनी मांग रहे हैं? 20%। 20% का दोस्तों मतलब यह हुआ कि अगर किसी जहाज में बड़े बड़े जो कार्गो वेसल्स हैं, अगर उस पर 100 करोड़ रुपए का तेल, गैस या बाकी चीज़ें हैं, तो उसका 20% यानी 20 करोड़ रुपया एवरी वेसल वो मिस्टर ट्रंप की जेब में डालना होगा। अब इसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, बड़ी आलोचना ट्रंप की हो रही है। और इस्लामिक सेना ने कहा है कि ये तो सीधे सीधे वसूली है, ये रंगदारी है, एक्सटॉर्शन है। और अगर ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अगर वो पीछे नहीं हटते हॉर्मुज़ से, तो फिर जंग के लिए तैयार रहें। कौन कह रहा है? ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता टेलीविजन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز. अब दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई, और एक और जंग शुरू हो गई मिडिल ईस्ट में। ये भी बड़ी भयानक है। ईरान का साथी, ईरान का फ्रेंड यमन ने साहब सऊदी अरब पे हमला कर दिया। और हमला करके कहा कि अगर ईरान को किसी ने छेड़ा, यानी सऊदी अरब ने अगर अमेरिका को उकसाया या प्रश्रय दिया, तो हम सऊदी अरब पे भी हमला करेंगे। हम हर उस मुल्क पे हमला करेंगे जो कहीं ना कहीं यूएस की मदद कर रहा है और ईरान के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो यमन ने साहब हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमला किया हूती ने। जवाब में सऊदी अरब की जो फ़ौज है, उसने सना, जो यमन की राजधानी है, वहाँ एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। और हालत ये है इस वक्त कि यमन में जो आवाम है, जो जनता है, वो सड़कों पर आ गई है। और जनता का ये कहना है कि कोई भी गल्फ की कंट्री, कोई भी खाड़ी का मुल्क अगर यूएस के साथ जाता है, तो फिर बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाइए। जुलूस निकल रहे हैं साहब यमन की सड़कों पर। तो दोस्तों, सऊदी अरब और यमन में जंग, अमेरिका और ईरान में जंग, इज़राइल और लेबनान में जंग, फिर इज़राइल और यूएस ये पूरा मोर्चा खोलने जा रहे हैं ईरान पर। ये भी एक तरह की जंग है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होने जा रहा है? लेकिन
तीसरा विश्व युद्ध हो या ना हो, लेकिन एक फाइनल जंग मुझे दिखती है। ये जो रुक रुक के बमबारी हो रही है, ये लक्षण ठीक नहीं है। फाइनल जंग ऐसा लगता है कि जल्द होने वाली है, हालांकि जंग तो शुरू हो चुकी है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि ट्रंप साहब जिन्होंने दस्तखत किए थे पीस अकॉर्ड पे, शांति की बात हो रही थी, 60 दिन कोई बम नहीं चलेगा, गोली नहीं चलेगी, अचानक जिस आदमी ने दस्तखत किए उसी ने जंग शुरू क्यों कर दी? उसी ने हमला बोलना क्यों शुरू कर दिया? अब कई खबरें आ रही हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अरब के अखबारों में, सोशल मीडिया पे, कि कहीं ना कहीं ट्रंप को यहूदी लॉबी ब्लैकमेल कर रही है, इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है, नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहा है। और ये कहा जा रहा है ट्रंप से कि अगर आपने पीस अकॉर्ड इसको किनारे नहीं किया तो फिर आपको भी खतरा है। अब ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आरोप है कि क्या मोसाद ही ट्रंप के पीछे लग गया है? ब्लैकमेल की तो ये इंतहा होगी। अब ये सवाल मैंने अमरीश मिश्रा जी से किए और उनका जवाब सुनिएगा। अमरीश मिश्रा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये वो शख्स थे, वो रिपोर्टर थे, पत्रकार थे जो पिछले 6-7 दिन से ईरान में थे, तेहरान पहुँचे, उसके बाद कुंभ पहुँचे, उसके बाद मशहद पहुँचे, और एकमात्र ऐसा रिपोर्टर, ऐसा पत्रकार हिंदुस्तान का कि उधर इमाम खामनाई का जो जनाजा है सुपुर्दे खाक हो रहा है और इधर मंच पर एकमात्र हिंदुस्तानी खड़ा हुआ है। इतनी क्लोजनेस थी। और मैंने तो ये भी सुना, उनसे पूछा भी कि भाई आप मुस्तबा के लोगों से मिले तो जंग की वहाँ क्या तैयारी है? अब कल ही परसों लौटे हैं वो, मस्कट से होते हुए मुंबई पहुँचे, फिर बेंगलोर आए। अमरीश मिश्रा को आज सुनिए, फर्स्ट अकाउंट, ज़मीनी सच्चाई क्या है, अमरीश जी को सुना जाए। भाई अमरीश साहब, आप पिछले 6-7 दिन से ईरान में थे और आप परसों ही लौटे हैं हिंदुस्तान। मशहद में भी आप थे और तेहरान में भी थे, वहाँ कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकातें भी हुई हैं और मुझे तो शक है कि हो सकता है कि मुस्तफ़ा साहब के जो स्टाफ हैं उनसे भी आपकी मुलाकात ज़रूर हुई होगी। बहरहाल मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि क्योंकि आप तेहरान में थे और कई वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है, अमेरिका के आप टच में रहते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए, बमबारी की बात हम बाद में करेंगे, कि क्या वाकई अब भयानक लड़ाई होने जा रही है? कुछ ही दिन के अंदर भयानक और फाइनल वॉर अब हमें देखने को मिलेगी, फाइनल वॉर। अब तक की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। अब वो फाइनल भी हो सकती है और सेमीफाइनल भी हो सकती है, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। अब वो मल्टी फ्रंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मल्टी फ्रंट हो गई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यमन में एक मोर्चा खुल गया जी। देखिए दीपक जी, क्या है कि सऊदी अरब वो यमन भी भिड़ गए जी। अच्छा, इसके पीछे रीजन आप देखिए, वो फ्यूनरल से जुड़ा है। जहां मैं था फ्यूनरल में, जब इमाम साहब को जब दफनाया जा रहा था, आप तो वहीं थे। हाँ बिल्कुल, तो उसी समय तो हुआ क्या कि जो यमन का कैपिटल है सना, उससे पहली बार एक फ्लाइट डायरेक्ट आई तेहरान इस फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने ऑब्जेक्ट किया था कि हमने तो एम्बार्गो लगा रखा है, क्योंकि यमन सऊदी अरेबिया की पुरानी लड़ाई है, हमने एम्बार्गो लगा रखा है, एयर एम्बार्गो, नाकेबंदी। तो ये कैसे हुआ? तो फिर ईरान ने दूसरी फ्लाइट अपनी भेजी महानहर की, और कल जब वो फ्लाइट उतर रही थी उसी समय बॉम्बिंग कर दी सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है हमने नहीं की, लेकिन सऊदी अरेबिया समर्थित जो सरकार है यमन में, एक छोटी सी वो भी है जो एडेन में बेस्ड है, तो उसने कर दी। और महानहर का एयरक्राफ्ट उतरने वाला था, बिल्कुल वो लाइव कैप्चर हुआ है। फिर वो लोग डाइवर्ट हुए हुदैदा की तरफ, सना से हुदैदा, लेकिन वो लैंड की, और ईरान ने कहा है कि हम सीधे सना हम लैंड करेंगे। और सऊदी अरेबिया ने कहा अगर ऐसा है तब तो ईरान सीधे हथियार भेजेगा, पहले तो छुप के भेजता था, अब तो सीधे भेजेगा। तो ये नया ईरान है। इस फ्यूनरल में दीपक भाई नया ईरान उभर के सामने आया, जो मैं देख के आ रहा हूं। आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। नहीं, मैं चीज जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 48 घंटे में, थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले बहरीन पर हमला हुआ है, सुबह जो है जॉर्डन पर हमला हुआ है, तो यूएई पे टारगेट हो रहा है, कुवैत पे टारगेट हो रहा है, जॉर्डन पे टारगेट हो रहा है, जहां पर अभी भी जॉर्डन में अभी भी भारी संख्या में अमेरिका के फाइटर जेट्स वहां पर पार्क हैं, वहां पर हमला हो रहा है।
समंदर में लड़ाई हो रही है। अमेरिका भी कम नहीं है, कम से कम 140, ये अमेरिका का दावा है कि 140 पॉइंट्स पर उसने ईरान के फायरिंग करी है, बमबारी करी है। क्या आपको लग रहा है कि ये एक वार्म अप मैच है और बड़ी लड़ाई, फाइनल लड़ाई शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द? नहीं, बिल्कुल सही बात है। फाइनल लड़ाई शुरू होने जा रही है और ये उसका बिल्डअप है, ये उसका वार्म अप आपने जैसे कहा वो है। क्योंकि देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका अभी तक साउथ ईरान से आगे नहीं बढ़ा है स्ट्राइक्स में। 140 की होंगी लेकिन साउथ ईरान से आगे यानी तेहरान जो की तरफ को नहीं बढ़ा। बंदर अब्बास का इलाका है, केशम बंदर अब्बास आइलैंड्स के हैं, इलाके, हाँ जी जी जी। जी, यहाँ तो पर बमबारी हो रही है। यहाँ पर लेकिन वो उसके आगे बढ़ के उसने अभी तेहरान टच नहीं किया है। दूसरी बात, ये सब जो हो रहा है साउथ ईरान में, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की वजह से हो रहा है। पूरा झगड़ा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे किसका कंट्रोल हो उसको लेके है। ईरान कह रहा है उसका कंट्रोल है और ये एमओयू में लिखा हुआ है, और वाकई क्लॉज 5 एमओयू में लिखा हुआ है कि ईरान का कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ईरान का कंट्रोल नहीं हो सकता, या तो हमारे साथ मिलकर ईरान करे वरना हम ओमान के साथ मिलकर करेंगे। तो उसी चक्कर में 2 दिन पहले ईरान ने कमर्शियल शिप को मार दिया जो ओमान वाला रास्ता ले रही थी, और आज सुबह मार दिया 2 कमर्शियल शिप। तो उससे अमेरिका झल्ला गया कि ये क्या। और जो आज मारा है उसको तो अमेरिका एस्कॉर्ट कर रहा था, अमेरिका के हेलीकॉप्टर उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनको क्षतिग्रस्त होकर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को भागना पड़ा वहां से। तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, मतलब खत्म हो गया खेल। मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए अब बमबारी और मिसाइल अटैक और फिर ड्रोन अटैक, फिर यहाँ पर विस्फोट हो गया, ये तो हम बात करेंगे। जंग में तो अमूमन यही सब बातें होती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब ट्रंप इनिशिएट करते हैं कि भाई हम एक पीस अकॉर्ड करने जा रहे हैं, हम सीज फायर करने जा रहे हैं, हमने इस युद्ध को रोक दिया है, और फिर बाकायदा हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होते हैं, तब ट्रंप उस पर दस्तखत करते हैं, शांति के दस्तखत, कि भाई अब सब कुछ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है। फिर वही ट्रंप अचानक हमला करने लगते हैं। जिन्होंने दस्तखत की, अपने दस्तखत के ठीक उलट ट्रंप फिर हमले कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी? भाई मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आदमी पागल है। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति है, ठीक है, सनक हो सकती है, लेकिन आदमी इनसेन नहीं हो सकता है। ट्रंप का मिजाज हो सकता है, बदमिजाज हो सकते हैं, लेकिन पागल तो नहीं है कि इधर दस्तखत किए उधर उलट के। ट्रंप की ऐसी कौन सी दुखती रग दबी हुई है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। इसमें दीपक जी, इजराइल ने सीधे ब्लैकमेल किया ट्रंप को। क्या? इजराइल ने सीधे ट्रंप को अरे ब्लैकमेल किया। साहब, इजराइल कैसे ब्लैकमेल करेगा? ब्लैकमेल कोई चाइना कर सकता है ट्रंप को, ब्लैकमेल रशिया कर? अबे इजराइल तो भाई उनका हम सफर हमराज, हम दोस्त है वो तो सबसे पक्का। हाँ, तो वही दोस्ती में ब्लैकमेल कर ही रहा है। इजराइल ने ट्रंप को मैसेज भेजा है कि ट्रंप का असैसिनेशन हो सकता है, और इजराइल ने उसको इस तरह से पेश किया कि ईरान कर सकता है। लेकिन ट्रंप समझ गया कि इजराइल कह रहा है ईरान कर सकता है, इसका मतलब है इजराइल करेगा, ईरान पे डालेगा। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि मोसाद, जिसका दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपर्टाइज है असैसिनेशन करने का, आप ये कह रहे हैं कि मोसाद ट्रंप के पीछे लग गया है? ये तो बड़ी चौंकाने बिल्कुल, वाली बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये है ही चौंकाने वाली बात। भाई अब आप देखिए ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। अभी 3 दिन पहले इजराइल ने फैलाना शुरू किया, जैसे ही वो फ्यूनरल हुआ, फ्यूनरल से ईरान को बहुत माइलेज मिला, दुनिया में सपोर्ट भी मिला, तो उसके बाद इजराइल ने शुरू कर दिया ये कि ईरान ट्रंप को असैसिनेट करेगा। और ट्रंप ने फिर वो ट्वीट डाला परसों कि अगर मैं असैसिनेट हुआ तो 1000 मिसाइल तैयार हैं, 1 साल तक ईरान में वो बरसती रहेंगी और ईरान बर्बाद हो जाएगा। तो ट्रंप, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि ये इजराइल की धमकी थी, ट्रंप को इजराइल धमका रहा था। और उसके तुरंत बाद आप देखिए तो ट्रंप ने फिर से एक तरह से एमओयू को फाड़ के फेंक दिया और कहा कि हम फिर से जंग में जा रहे हैं। तो ये किसका प्रेशर है? ये इजराइल का प्रेशर है, मतलब आप ये कह रहे हो, लॉबी का। हाँ जी, आप ये कह रहे हो कि नेतन्याहू का प्रेशर, ज्यूइश लॉबी, यहूदी लॉबी का प्रेशर ट्रंप के ऊपर है कि भाई ये शांति वार्ता ख़त्म करिए, है ना, और हमें अभी ईरान की जो हुकूमत है उसको डिसमेंटल करना है, यानी पीस नहीं होगा। ये नेतन्याहू की प्रायोरिटी है इस वक्त, क्योंकि वहाँ इलेक्शन भी होने हैं।
तो सारा खेल, ये जो जंग दोबारा शुरू हो रही है, ये नेतन्याहू के इशारे पे शुरू हो रही है या प्रेशर में शुरू हो रही है? बिल्कुल, एक हद तक यही बात सच है। नेतन्याहू ने ट्रंप पे प्रेशर डाला। ट्रंप फिर भी अभी चाह रहे थे कि कम से कम कुछ 60 दिन का पीरियड तो पूरा हो जाए, जो एमओयू के बाद का है, जो बात हुई थी कि भाई 60 दिन में कुछ चीजें तय होंगी। अभी तो 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 17 जून को साइन हुआ था। तो ट्रंप रुकना चाह रहे थे, लेकिन ये धमकी आ गई इजराइल की सीधे सीधे। ट्रंप प्रेशर में एक चीज और, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने आज जो एक बयान जारी किया है और उस बयान में उसने कहा है कि हम ईरान की किसी शिप को अब निकलने नहीं देंगे, ईरान से किसी को तेल खरीदने नहीं देंगे, ईरान को तेल बेचने नहीं देंगे, और अब हम जो है पूरी दुनिया जो तेल लेना चाहे यूएई से या कतर से या कुवैत से, वो हॉर्मुज की खाड़ी से वो शिप्स निकलेंगी और हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन फीस मांग रहे हैं 20%। यानी अगर मैं 1 करोड़ का माल ले जा रहा हूं तो 20 लाख ट्रंप को देना है। अगर मैं 100 करोड़ का माल ले जा रहा हूं तो मुझे 20 करोड़ ट्रंप को देना है। आपको लगता नहीं है कि 20% तो सर बहुत हो गया? अरे भाई, अरे ईरान भी जो फीस ले रहा है, जो हम प्रपोजल देख रहे हैं 1.5%, चलिए भाई 1% ले लीजिए, 1.5%, 20%। ट्रंप तो खुद ही एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ये ट्रंप का बहुत बड़ा ब्लंडर, देखिए इससे बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता। अब आप देखिए 20%, और एक देश का प्रेसिडेंट एक जैसे कंपनी का कोई कर्मचारी हो उस तरह से बात कर रहा है कि 20% हमको दो। ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, और ये आप देखिए कि वाकई मतलब ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है ट्रंप की लीडरशिप में। कि वो, एक तो पहली बात कि कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का कंट्रोल है नहीं, हो नहीं सकता, उसके लिए बहुत बड़ी जंग होगी, उसी के लिए जंग होगी। पर ट्रंप ने ये कह के एक ब्लंडर ये कर दिया कि उसने फिर से ईरान को मौका दे दिया ये कहने का कि देखो इनको देखो, ये 20% मांग रहे हैं। तो हम जो चाह रहे थे या हम जो कह रहे थे वो ज्यादा रीजनेबल, और दुनिया को मानना पड़ेगा कि हाँ ज्यादा रीजनेबल था। ब्लंडर पे ब्लंडर, ट्रंप साहब दोस्तों ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। अपना ही एमओयू, अपनी ही पीस टॉक का जो मजमू था उसको खुद ही फाड़ दिया दस्तखत करने के बाद, फिर से खुद ही जंग शुरू कर दी। और मना कर रहे थे ईरान को कि आप 1.5% फीस ना लें, 1.5% में तकलीफ हो रही थी, लेकिन खुद 20% चार्ज करने का उन्होंने खुद अभी बयान जारी किया है। ब्लंडर पे ब्लंडर। खैर, ट्रंप का मतलब ही ब्लंडर हम माने, गलती पर गलती, यही ट्रंप हैं जो हमने अभी ट्रंप को सेकंड टर्म में राष्ट्रपति के तौर पे देखा। मुझे एक चीज़ बताइए, थोड़ा पर्सनल सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आप ईरान में थे, तमाम शख्सियतों से मिले, आप एकमात्र हिंदुस्तानी पत्रकार थे जो इमाम खामनाई के जनाजे के सबसे करीब थे, और मैंने मंच से आपको खुद देखा, आप वीडियो भी बना रहे थे वहाँ पर। तो जाहिर तौर पे अमरीश भाई पैठ तो आपकी होगी, तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं है। अब मुझे ज़रा अंदर की बात बताइए, जो आपने ना अपने वीडियो में कही ना किसी को बताइए। मुझे बताइए आप, मुश्तबा खामनाई के जिन करीबी लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, बिना मुश्तबा खामनाई के करीबी लोगों को जाने आप उस मंच पे ही नहीं चढ़ सकते थे। मुझे बताइए कि क्या मुश्तबा खामनाई के जो करीबी हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि जंग की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है, सारा गोला बारूद तैयार है, चाइना की चिप तैयार है, रशिया की टेक्नोलॉजी तैयार है, सब कुछ तैयार है, और ये जो जंग है वो बहुत भयानक होगी? क्या हम ऐसा उम्मीद करें कि ईरान के पास पहले से भी 10 गुनी ज़्यादा ताकतवर मिसाइलें हैं जो अब वो अटैक करेगा जिससे? देखिए इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि मैं जब फ्यूनरल में था और कई दिन मैं ईरान में था, जो जमीनी माहौल था वो बदले का था। जनता वहां पर चिल्ला के कह रही है कि हमें बदला चाहिए। फिर अब मुश्तबा खामनेई तो सुप्रीम लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उन्होंने उनको इस बात को, अच्छा वो उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि शहीदों का खून पाक होता है और पाक खून का बदला लेना एक डिवाइन ड्यूटी, यानी भगवान की तरफ से आदेश है कि इसके खून का बदला लेना। इसी के बाद इजराइल ने कहा कि ईरान ट्रंप को असैसिनेट करना चाह रहा है। तो आप देख लीजिए कैसे एक दूसरे से चीजें मिली हुई।
ईरान की तैयारी है। और ईरान में ये स्थिति हो गई है कि जो पेजिशकियान, गालिबाफ और अरे अराक्ची भाई, हैं वो अपना मिसाइल विसाइल के बारे में कोई खबर लाए कि नहीं लाई, ये मुझे बताइए। क्या मिसाइल के 10 बारे में मिनी तो, अरे मिसाइल के बारे में वो, तो हाँ दो वो ऐसी बताइए आप। खबरें हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि खासतौर पे जो चाइना की मदद से जो अभी एक नई मिसाइल ईरान ने तैयार की है, जिसको वो कुछ दिनों में अनवेल करेगा, उस मिसाइल में अब अभी तक ये था कि ट्रक पे लाद के वो लोग मिसाइल छोड़ रहे थे होर्मुज से। अब वो सीधे उन्होंने स्टेट ऑफ होर्मुज में ऐसे पॉइंट्स बना दिए हैं जो दिख नहीं सकते, जिनमें स्पेशल टेक्नोलॉजी है, और वहां से वो सीधे इब्राहिम लिंकन जैसे जहाज पे वार कर सकते हैं, सीधे ओहो ओहो, डायरेक्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि मिसाइल लॉन्चर करने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि किसी जगह से, किसी गड्ढे से, किसी पेड़ के पीछे से, कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से अब मिसाइल फायर हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी आ गई। रेत के नीचे से भी हो सकती है रेत के नीचे से? जी, ओ माय रेत गॉड। के नीचे से भी फायर। ये यही चलिए, ठीक यही है। तो आश्चर्यजनक बातें हैं जो जो एक 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 मैंने आखिरी देखी। एक आखिरी मुझे सवाल का जवाब दीजिए, और हो सकता है इस पर भी आप थोड़ा सा अ, आपको अनकंफर्टेबल लगे। ये बताइए कि मुस्तबा खामनेई वो क्यों नहीं है? आपने शुरू में कहा था 1.5-2 महीने पहले कि भाई, सबसे पहले आपने खबर ब्रेक करी थी कि जल्दी दीपक साहब फ्यूनरल होने वाला, आपने खबर ब्रेक करी, वो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। और आपने ये भी फिर इशारा किया कि हो सकता है कि इस फ्यूनरल में अपने वालिद के जनाजे में जो बेटा है मुस्तबा खामनेई, सुप्रीम लीडर, वो शामिल हो सकता है। लेकिन मुस्तबा खामनेई शामिल नहीं हुए, तो क्या वजह है ये जो पर्दे के पीछे मुस्तबा खामनेई रहे? कि अभी भी इंजर्ड हैं, अभी भी पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं है, या फिर सिक्योरिटी रीजंस थे, उनको लगता था कि मुस्तबा खामनेई कहीं आए और इधर मोसाद ने काम कर दिया? क्या वजह थी कि मुस्तबा खामनेई अपने वालिद के जनाजे में वो शामिल नहीं हुए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुश्तबा खामनेई शामिल हुए थे क्या? जी। अरे साहब, अब कोई तस्वीर तो आई नहीं कहीं। तस्वीर तो आनी नहीं थी ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो फाइनल फ्यूनरल हुआ वो मशहद में हुआ। तो मशहद में कितने लोग पहुंचे? किसी को इजाजत नहीं थी मशहद में घुसने की। और मशहद में अंदर क्या हुआ है, किसने प्रेयर लीड की है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको यही कह रहा हूं, देखिए बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हो रही मतलब हैं। जहां वो जो जनाजा, मतलब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उनकी बॉडी, वहां पर एवरीथिंग वाज ब्लैंकेट बैन। एवरीथिंग वाज ब्लैंकेट बैन। सेलेक्टेड लोग केवल अलाउड थे। और वहां पर ये इसको लेके कुछ पर्शियन ट्वीट्स भी आए थे, और पर्शिया का जो अपना, यानी ईरान का जो अपना सोशल मीडिया है, उसमें ये चर्चा भी थी कि मुस्तफा खामनेई डिस्गाइज में आए, भेष बदल के कहीं ना कहीं मुस्तफा खामनेई हैं। और इसको लेके इसका वेस्टर्न प्रेस ने इसका उछाला भी था कुछ फोटोग्राफ्स। इसका मतलब मुस्तबा खामनेई चल फिर रहे हैं और पूरी तरह से होशो हवास में, पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हीं का दिमाग चल रहा है। मतलब ही इज हेल एंड हार्टी, फुली फिट। ही इज फुली फिट, बिल्कुल। चलिए, कई बड़ी खबरें एक साथ, मतलब कई हेडलाइन जो है इन्होंने एकदम बौछार कर दी, कारपेट बॉम्बिंग कर दी हेडलाइंस की। नंबर एक, इन्होंने कहा कि साहब बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है, चाइना से एक नई टेक्नोलॉजी मिली कि अब आप मिसाइल को बहुत बड़े लॉन्चर से नहीं, किसी भी छोटे पॉइंट से दाग सकते हैं, और मिसाइल भी 10 गुना ताकत ज़्यादा है। दूसरी बात कही कि साहब मुस्तबा खामनेई भले ही दुनिया की निगाह में वो अपने वालिद के जनाजे में नहीं शामिल हुए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आखिरी, जहाँ पर जनाजे का आखिरी फंक्शन था, वहाँ कोई अलाउ नहीं था, और वहाँ पर मुस्तबा खामनेई पहुँचे थे किसी भेष बदल के, जो भी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। अब क्योंकि ये वहीं पर थे, इसलिए भाई इनकी बात माननी ही पड़ेगी। और तीसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि दरअसल ईरान जो है वो असैसिनेट ट्रंप को नहीं करना चाहता है, बल्कि मोसाद पीछे लगी हुई है, और नेतन्याहू जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं ट्रंप को, वो डरा रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर इजराइल जो है वो शांति नहीं चाहता।
वो पीस नहीं चाहता, वो अमन नहीं चाहता, वो चाहता है कि एमओयू फाड़ के फेंक दिया जाए शांति का, जो दस्तखत करे उसको उसके ऊपर जो है पानी गिरा दिया जाए उनके दस्तखत पर। और वही हुआ। ट्रंप फाइनली प्रेशराइज होके उन्होंने जानबूझकर बिना किसी ट्रिगर पॉइंट के जंग फिर से शुरू कर दी। और अमरीश साहब कह रहे हैं कि ये जो जंग है दोस्तों, ये सबसे भयानक जंग होने जा रही है। जो फाइनल जंग होगी पार्ट 3, यानी एक जंग हमने जून 2025 में देखी और एक जंग हमने फरवरी मार्च 2026 में देखी। ये जंग जब भी होगी कुछ ही दिनों में, तो ये सबसे भयानक जंग होगी। अमरीश भाई सलूट है कि इतने मुश्किलों के बीच में, जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप पता नहीं आपके अंदर कौन सा जज्बा है, जुनून है कि आप कैसे तेहरान पहुंचे, तेहरान से आप कुंभ पहुंच गए, वहां से मशहद पहुंच गए, और जहां जनाजा रखा था खामनाई साहब का, वहां मंच पर थे। बताइए, मंच पर थे। सलूट सर, सलूट सर, आपकी हिम्मत को सलूट। और ऐसे ही आप आते रहिए, थोड़ा समय देते रहिए भाई, हमारे दोस्त भी आपको देखना चाहते हैं और आप तो पुराने पैनलिस्ट हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश मिश्रा। थैंक यू।